नींद से इतना भी प्यार ना करो, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिलें भी ख्वाब बन जाए। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है, एसएससी का एग्जाम बिल्कुल आपके सामने है, अब टाइम नहीं है सोने का। जुलाई 14 से आपका एग्जाम चालू है और स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियन लर्निंग पे। ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है जिसमें हम आपका सीजीएल का एग्जाम ही टारगेट कर रहे हैं जो आपका 14 जुलाई से है। अभी तक खूब सारी क्लासेस आ चुकी हैं और हर लेक्चर का लिंक एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में आपको वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं और बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे। जो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर उसको मर्ज करके हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के साथ। और जो ये वाली आप सीरीज देख लोगे तो आपके आने वाले एग्जाम में आपको यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस खूब सारे मिलने वाले हैं। सिर्फ सीजीएल में नहीं, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे सीएचएसएल हो, सीएचएसएल अब आपका आगे एग्जाम है, उसके बाद में जो आपके वनडे एग्जाम्स है, कोई भी पेपर, एफकेट, सीडीएस, सीपीएफ, तो खूब सारे क्वेश्चंस यहां से आप लेके जाओगे और हर क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस मैं आपको यहां पे देता हूं। मेरा नाम है समृश श्रीवास्तव, पढ़ाता हूं मैं आपको जनरल अवेयरनेस और सारे लेक्चर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश होगा, आपने पहले उसको खुद अटेम्प्ट करना है और उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनना है। बीच में कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे और कुछ करंट अफेयर्स के होंगे और जब आखिरी में आप इन सबको एक साथ रिवाइज कर लोगे, 20 से 30 लेक्चर्स होंगे जो प्लेलिस्ट में आखिरी के, तो उसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स है। केदारनाथ टेम्पल इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। केदारनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के पास स्थित है। तो अब ये केदारनाथ टेम्पल की बात कर रहे हैं तो इसी के बहाने हम और चीजें भी समझ लेते हैं कि भैया केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ठीक है, तो ये 4 धाम है, ये छोटा 4 धाम है। ठीक है, इसे कहते हैं छोटा 4 धाम। एक तो हो गया मेन 4 धाम, उसके बारे में भी अभी मैं आपको बता दूंगा। तो एक स्लाइड खाली पे इसको मैं आपको समझा देता हूं। ये आपका केदारनाथ का मंदिर है, अभी इस पे भी आएंगे कौन सी नदी के किनारे है। तो मैं पहले आपके लिए यहां पे लिख देता हूं छोटा 4 धाम और सारी नदियों का बता दूंगा मैं आपको कौन किससे कहां, ठीक है, किसके किनारे कौन सा मंदिर है। तो छोटा 4 धाम है आपका, सारे चारों मंदिर आपके उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर ये 4 धाम कौन कौन से हैं। पहला है यमुनोत्री, ठीक है, यहां से यमुना रिवर निकलती है। कौन सी रिवर? यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकली। और उसी के पास से गंगोत्री रिवर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में गंगोत्री से निकली आपकी भागीरथी, जो आगे जाके गंगा का रूप ले लेती है, गंगोत्री। ठीक है, तो ये दूसरा 4 धाम है जहां से गंगा का ओरिजिन हो रहा है। क्लियर? तो और तीसरे नंबर पे आपका आ गया केदारनाथ और लास्ट पे है आपके बद्रीनाथ। क्लियर है इतना? अब ये बात है 4 धाम की। और ये जो छोटे 4 धाम की यात्रा होती है मेरे ख्याल मई जून में शुरू होती है, दिवाली के 1-2 दिन बाद तक ये यात्रा खूब चलती रहती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट श्राइन्स हैं। केदारनाथ किस नदी की शुरुआत होती है वहां से और कहाँ है उसकी, मतलब कौन सी सबसे नजदीकी नदी है, वो है मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, मंदाकिनी। तो केदारनाथ का तो पता लग गया, साथ में आपको बद्रीनाथ का भी पता लगाना है कि मंदाकिनी हो गया, यहां से निकली अलकनंदा, अलकनंदा। अब अलकनंदा मेन ट्रिब्यूटरी है भागीरथी नदी की। देखिए जब गंगोत्री से आपकी गंगा निकलती है तब उसका नाम भागीरथी होता है। भागीरथी को जाके जब अलकनंदा मिलती है तो वो एक पॉइंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये मंदाकिनी नदी आप देख रहे हैं, मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा के साथ मीट करती है, प्लस समझ लिए मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, तो ये कहां पे है, जगह का नाम क्या है, तो इसको बोला जाता है, देखिए 5 तरह के प्रयाग होते हैं, उसमें से एक है रुद्रप्रयाग। क्लियर? अब वो सिंगल धारा बन गई अलकनंदा की। अब अलकनंदा जाके जब भागीरथी को मिलती है तो उस जगह को कहते हैं, यहां लिख देता हूं अलकनंदा। तो ये कंसेप्ट आपके लिए हमेशा क्लियर रहेगा, अलकनंदा प्लस भागीरथी। कौन सी जगह है ये? तो ये है आपकी देवप्रयाग। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है और वैसे भी ज्यादातर बच्चों को पता भी होगा, पर एक रिवीजन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अलकनंदा प्लस भागीरथी, देवप्रयाग, और जब ये दोनों नदियां मिल जाती है तो वो एक सिंगल नदी को हम कहते हैं गंगा।
और बाकी यमुना जो है, यमुना उसको 800 किलोमीटर फॉलो करती है, फिर जाके प्रयागराज में जाके यमुना उससे मिल जाती है। तो ये था आपका चौथा चार धाम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मेन चार धाम की, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ जी, तो मंदाकिनी इस क्वेश्चन का आंसर था। अब चार धाम की मैं आपसे बात कर रहा हूं। चार धाम यानी चार वो इंपॉर्टेंट टेंपल्स कहां कहां पे है, देश के चार कोनों में है। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, तो बद्रीनाथ जो टेंपल है वो छोटे चार धाम का भी पार्ट है और मेन चार धाम का भी पार्ट है। तो ये कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर रहना चाहिए कि एक तो हो गया बद्रीनाथ, तो कहां पे है बद्रीनाथ, उत्तराखंड में है, क्लियर। दूसरे नंबर पे आ गया द्वारकाधीश टेंपल, ये कहां है, तो गुजरात में है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप याद रखेंगे रामेश्वरम, रामेश्वरम कहां है, तमिलनाडु में। और लास्ट पे एक जो चौथा चार धाम है, जो फोर्थ नंबर पे आता है, वो है आपका जगन्नाथपुरी का टेंपल उड़ीसा में, जगन्नाथ का टेंपल उड़ीसा में। टेंपल से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो, जो 2022 में जो आपका पेपर हुआ है सीजीएल का दिसंबर वाला, तो उसमें आप देखोगे खूब सारे स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, फेस्टिवल बहुत है, डांसेस बहुत हैं, डैम्स वगैरह से क्वेश्चंस हैं। तो और हिस्ट्री पॉलिटी में आपको करवा चुका हूं उसी प्लेलिस्ट में। तो जो स्टैटिक जी के वाला पोर्शन है, वो जो मेरी पूरी लेक्चर सीरीज है, एग्जाम अगर आपका बिल्कुल नजदीक है तो आप क्या करेंगे, पूरी लेक्चर सीरीज के आखिरी के 25 से 30 लेक्चर आपने देखने हैं, जहां से स्टैटिक जीके का रिवीजन शुरू है। उससे पहले उनको देखना है जिनका एग्जाम अभी थोड़ा सा आगे है। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे तो सबसे बेटर चीज रहेगी, ठीक है जी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया। विच इंडियन स्टेट टॉप्ड द मेडल टैली इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा भारतीय राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो पहला सवाल तो यही आएगा कि इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ तो वो कौन सा एडिशन था। तो भाई ये 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। देखिए अभी तक 5 एडिशन आ चुके हैं। सबसे पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब हुआ था, तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ था 2018 से चालू। इसको जब बोलते थे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ठीक है, क्या कहते थे, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। और 2019 वाले एडिशन में 2019 में इसका नाम पड़ गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। और 2018 से अब जो आपका हो रहा है ये आपका 5th एडिशन हुआ था, इसी साल हुआ है, 2022 वाला ही था ये, पर ये 2023 में हुआ, जनवरी से फरवरी के बीच में। क्लियर है इतना। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होती हैं इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है अंडर 17 जिसमें आपके स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, और एक होती है अंडर 21 जिसमें आपके कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। फिर जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं इसमें, जो विनर्स होते हैं, उनको आगे और मौके देती है सरकार कि आप अच्छे लेवल पे परफॉर्म करो। मेरे ख्याल 1000 बच्चे इसमें सिलेक्ट होते हैं हर साल, और इसमें इंटर स्टेट कंपटीशन होता है। तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाया है कि इस बार का जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसमें नंबर 1 कौन आया, सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते। एक तो ये सवाल बनेगा, और ये पूछेगा कि जो 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है ये कहां पे हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, मध्य प्रदेश। एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेगा, जो मैंने करंट अफेयर यहां पे डिस्कस कर दिया, जो बच्चों ने मेरी पहले क्लास ली है वो जानते हैं। आप सारे लेक्चर देखोगे वो समझ में आ जाएगी कि जो भी करंट अफेयर पूछ ले उसके इर्द गिर्द की जो भी इंफॉर्मेशन बनती होगी वो जरूर आपको मिलेगी, और दिमाग में क्लैरिटी से आपको चीजें समझ में आएंगी। मध्य प्रदेश में हुआ इस बार, तो वेन्यू पता लग गया। पर मेडल टैली में नंबर 1 पे कौन आया, तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र। कुल मिला के 161 मेडल महाराष्ट्र ने जीते हैं, जिसमें से 56 तो गोल्ड मेडल थे, ठीक है, बाकी आपके सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स थे। तो सबसे अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन महाराष्ट्र का रहा है, और 5 एडिशन में से 3 बार महाराष्ट्र जो है नंबर 1 आया, ठीक है, 5 में से 3 बार। अगर मैं सेकंड पे बात करूं तो सेकंड पे कौन रहा, तो सेकंड पे रहा हरियाणा। लास्ट इससे पहले वाला यूथ गेम्स कहां हुआ था, पंचकुला में, ठीक है, तो वो भी याद रखना है। सेकंड हरियाणा, और थर्ड पे आपकी होस्ट स्टेट आ गई यानी कि एमपी,
तो ये सारी बातें आपको खेलो इंडिया यूथ गेम से बाय हार्ट याद रखनी है। चलें आगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट होता है और इसलिए इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। आज थोड़े जल्दी हम खत्म करेंगे, कम क्वेश्चंस करेंगे रेगुलर बेसिस पे। अगर आप ये, क्योंकि आधे पौने घंटे का ये लेक्चर होगा तो क्वेश्चंस में एक साथ बहुत सारे नहीं करवाता, आपको याद रखने में दिक्कत हो सकती है। NVS सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? NVS एक उपग्रह किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये 4 आपके सामने स्पेस एजेंसीज हैं। तो देखते हैं NVS-1 के बारे में। ये है इसकी फोटो, ये वो लॉन्च व्हीकल है जिससे इसको भेजा गया और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसरो ने भाई इसको लॉन्च करा है। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। एक्चुअल में इंडिया का जो IRNSS है, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसका ये पार्ट है। उसके अंदर सेकंड जनरेशन में पहली सैटेलाइट भेजी गई, मतलब कि पहली जनरेशन में 7 कुल मिला के सैटेलाइट भेजी गई थी और इस सैटेलाइट का काम होता है नेविगेशन। तो ये नेविगेशन से रिलेटेड है, जो रियल टाइम नेविगेशन होगा, काइंड ऑफ जीपीएस जैसे आप देखते हो, तो उसके लिए 1500 किलोमीटर का जो दायरा होगा उसको ये कवर करेगा इंडिया के आसपास का। तो उसी की कॉन्टिन्यूटी में सैटेलाइट को भेजा गया है। तो सैटेलाइट का नाम है NVS-1 और ये सीरीज की सबसे हैवी सैटेलाइट है। इसका वजन तकरीबन 2300 किलोग्राम के करीब है, ठीक है, 2300 किलोग्राम। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ दिस इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसके अंतर्गत इसको भेजा गया है। अब बात आ रही है कि इसको भेजा किसने है? तो किसने? तो इसरो आपके सामने है। आपसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पहले करवाया है, अलग से चैप्टर, उसमें मैंने आपको बताया था। इसरो के बारे में बताऊं तो इसरो की स्थापना कब हुई है? इसरो की स्थापना हुई है 1969 में। कब हुई है? 15 अगस्त को हुई है। इसरो का हेडक्वार्टर सबको पता है, स्पेस सिटी बेंगलुरु, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और अभी इसके जो चेयरमैन हैं, पहले के सिवन थे, अभी S सोमनाथ है। S सोमनाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन जा रहा है जुलाई 13 को। उसके बारे में मैंने आपको लास्ट कुछ क्लासेस में बताया था। चंद्रयान 3 जुलाई 13, ठीक है, आने ही वाला है 2-4 दिन बाद। तो जुलाई 13 को चंद्रयान देखते हैं अब क्या करता है। चंद्रयान 3 पूरे चांसेस इस बार सक्सेसफुल होगा। तो अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा है तो एक क्वेश्चन मैं उससे आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या? कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम क्या है, ठीक है। तो ये जवाब आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया NVS-1 के बारे में। अब जिस व्हीकल में इसको भेजा जा रहा है, जिस रॉकेट में इसको भेजा जा रहा है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है, ये भी पूछा जा सकता है, थोड़ा टेक्निकल जाएगा तो बिल्कुल पूछ सकता है, GSLV F12। ये लिखा है GSLV F12। GSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। उसका F12 जो सीरीज है वो भेजा गया है। कहां से इसको लॉन्च किया है? तो ऑब्वियसली 2 ही जगह है, एक है उसमें से श्रीहरिकोटा, तो वहां से इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। आई होप ये सारी चीजें अब आपको क्लियर होगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिए, ठीक है। और जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं इसके कुछ शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में लिख लो। एग्जाम से 3-4 दिन पहले सारी क्लासेस का जो लिखोगे आप शॉर्ट नोट्स, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। यहां से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, पक्का चैलेंज कर रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which company carried out the construction of the new Parliament House? नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? ये कुछ ऐसी बिल्डिंग है, आई होप आपको दिख रही होगी, क्लियर है क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है ना, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपको ये इमेज दिखनी चाहिए। वैसे तो सबको पता ही है, नई संसद 28 मई 2023 को इनॉग्रेट इसका उद्घाटन कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। सेनेगल के बारे में क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपसे कुछ क्लास पहले डिस्कस किया था कि सेनेगल किससे रिलेटेड है। अब पूछ रहा है कि किसने इसकी कंस्ट्रक्शन कैरी करी है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये बनाई क्यों गई है। तो ये एक सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट, यहां से भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। जो बातें मैं आपको बता दूंगा वो सब एक एक क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकती है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये सरकार का प्रोजेक्ट है जो 2020 से
2026 तक चलेगा। इसका मोटिव यह है कि जितना भी रायसीना हिल्स वाला एरिया है, जिसके अंदर आपका कर्तव्य पथ है और इंडिया गेट हो गया, पार्लियामेंट बिल्डिंग हो गई, इन सबको रिवैम्प करना है, बढ़िया बनाना है और अच्छा बनाना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जितना भी एरिया उन आर्किटेक्ट्स ने बनाया था, किन आर्किटेक्ट्स ने बनाया था, आपका इंडिया गेट किसने बनाया, पार्लियामेंट किसने बनाया, बोला एरिया किसने बनाया, तो उसको हम लुटियंस दिल्ली कहते हैं। तो उन आर्किटेक्ट के नाम आपसे एग्जाम में पूछता है कि पुरानी पार्लियामेंट किसने बनाई थी, तो एडविन लुटियंस। साथ ही याद रखेंगे आप हर्बर्ट बेकर। ये दो आर्किटेक्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं। अब मैं बात करूं इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट की, तो ये कहां पे है, ये संसद मार्ग पे ही है, जस्ट उसके सामने है, पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये वाली पार्लियामेंट क्यों बनानी पड़ी, तो पहले कई 2010 से बल्कि इसके बारे में चर्चा हुई, और उसके बाद जाके 2019-20 में जब ये प्रोजेक्ट आया तो इसके अंदर डिसाइड किया गया कि ये पार्लियामेंट अब बनाई जाएगी। ये कुछ ऐसी शेप है इसकी, हेक्सागनल सी शेप है, 6 साइड्स आपको थोड़ी सी हेक्सागन टाइप की इसकी शेप है। और ये वाली जो पार्लियामेंट है कब, ये डेट याद रखना, 28 मई को इनॉग्रेट करी है। और सेनेगल इसके अंदर एक इंट्रोड्यूस किया गया जो स्पीकर की कुर्सी के पास रखा गया है। सेनेगल क्या होता है, सेनेगल पहले चोल डायनेस्टी के अंदर एक प्रतीक होता था कि अब जो पावर है एक रूलर से दूसरे रूलर को ट्रांसफर करी जा रही है। और माउंटबेटन ने 1947 में यह पूछा था सी राजगोपालचारी से कि ऐसा क्या हम सिंबलाइज करें, क्या प्रतीक दिखाएं कि हम जो पावर है अब इंडिया के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। तो तब उन्होंने सजेस्ट किया था सेनेगल होता था, तो इसको आप जवाहरलाल नेहरू को दे सकते हो। तो तब पहली बार जवाहरलाल नेहरू को दिया गया और वही प्रथा को अब दोबारा से इस बार इंट्रोड्यूस किया। हालांकि इसके लिए काफी विरोध भी हुआ, ऑपोजिशन का भी, खैर वो बात अलग है। मेन हम आते हैं फैक्ट्स पे कि क्या पूछ सकता है। ये जो नई पार्लियामेंट है, एक तो भैया ये अर्थक्वेक प्रूफ है, अर्थक्वेक प्रूफ, क्लियर है। दूसरा इसका लाइफ स्पैन अगर पूछ ले तो 150 ईयर्स का इसका लाइफ स्पैन बताया गया, 150 ईयर्स। और मैं बात करूं पुरानी बिल्डिंग की, तो वो कब बन के तैयार हुई थी, वो 1927 में। जो एक्स्ट्रा फैक्ट से लेते जाओ, 1927 में एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर की वो बनाई गई थी, ठीक है। और इसके अंदर मेन है कि जो सांसद जो बढ़ेंगे, देखिए आने वाले टाइम में जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डिलिमिटेशन एक्ट आएगा। अभी 550 लोकसभा, 250 राज्यसभा, तो जब ये बढ़ेगा तो उनको भी तो अकोमोडेट करने के लिए जगह चाहिए। तो सब चीजों को ध्यान में रख के इस पार्लियामेंट को बनाया। अब देखा जाए तो 888 मेंबर लोकसभा के, इसमें आराम से मतलब 888 मेंबर को अकोमोडेट कर सकते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 384 सीट्स हैं कम से कम, ठीक है। और अगर किसी सेशन में जॉइंट सिटिंग देखनी पड़ गई कि मान लीजिए बिल पे डेडलॉक पड़ गया, वो तो सारी चीजें मैंने आपको पॉलिटी में बताई है। जॉइंट सेशन रिवाइज करो, कौन से आर्टिकल में आता है, 108 आर्टिकल में, ठीक है। अगर जॉइंट सिटिंग हो जाती है तो एक साथ 1200 से ज्यादा लोगों को बिठाया जा सकता है इसके संसद के अंदर, समझ गए। इस संसद को एंटर करने के कुल मिला के 3 द्वार हैं। 3 द्वार भी आपसे पूछ सकता है कौन कौन से हैं, तो ये जो सिंबॉलिक चीजें होती है ना, इससे क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो 3 द्वार में से एक तो है कर्म द्वार, एक तो है कर्म द्वार, ठीक है, एक है शक्ति द्वार, एक है कर्म द्वार, एक है शक्ति द्वार, और तीसरा कौन सा है ये बताएंगे आप, ज्ञान द्वार। तीसरा है ज्ञान द्वार। तो ये 3 एंट्रेंसेस हैं इस पार्लियामेंट की, क्लियर है इतना, और तो कुछ नहीं रह गया। अब आती है मेन इसकी बात, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सारी मैंने आपको बता दी। अब आती है कि ये प्रोजेक्ट किसने कैरी करा है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। काफी टाइट बिडिंग हुई थी इसके ऊपर, लार्सन एंड टर्बो भी रेस में था, 3.1 करोड़ का ही गैप रह गया था बीच में जब ये फाइनल टाटा प्रोजेक्ट्स के पास गया। तो इन्होंने ये संसद बनाई है। सब कुछ अब आपको पता है, कुछ रह गया हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। What is the total distance between Assam's first वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी एंड न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन? असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच कुल दूरी कितनी तय करेगी? देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई है 2019 में, है ना। तो वंदे भारत जो ट्रेन है, वंदे भारत बहुत ही शानदार किस्म की ये ट्रेन है। अच्छा, इसके अंदर जो है सिटिंग बहुत अच्छी है, इसकी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और फेयर भी वाकई में काफ़ी अच्छा है।
पर अभी ये वाली जो आई है असम के अंदर नई इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसीलिए करंट का क्वेश्चन बनता है आपसे। मैं अगर इसका नंबर बताऊं तो ये 18th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होने वाली है, 18th। पर नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। किन दो जगह को कनेक्ट करेगी, अगर आपको मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बताऊं तो सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी से लेकर जाएगी गुवाहाटी असम तक, गुवाहाटी असम तक। कुल मिला के 411 किलोमीटर का ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। 5.5 घंटा इसका रनिंग टाइम होगा, हफ्ते में 3 बार चलेगी ये, ठीक है। 5.5 घंटे का इसका रनिंग टाइम होगा। 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है। और वैसे इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिजीनियस है, इंडिया में ही बनी है। चेन्नई की जो कोच फैक्ट्री है वहां पे इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। क्लियर है। अगर 18वीं ये है तो पहली जरूर पूछी जाएगी आपसे, फर्स्ट कौन सी थी वंदे भारत? तो फर्स्ट वंदे भारत गई थी न्यू दिल्ली टू कानपुर, दिल्ली से कानपुर। और उसके बाद दिल्ली से वंदे भारत कहाँ गई सेकंड वाली? दिल्ली से कानपुर हो गई पहली, वाराणसी होते हुए कानपुर जाएगी पहली वाली जो थी। और उसके बाद आई थी जो कटरा तक जा रही है आपकी, ठीक है। तो कई लोग गए भी होंगे उसके अंदर। तो 411 किलोमीटर। आई होप इतना ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आज, फिर दोबारा से कल और बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊंगा। फिर क्या करेंगे हम लेक्चर्स के, जब ये सारे मैं आपको बता दूंगा, एक कंबाइंड क्लास ले लेंगे। आगे CHSL वालों का भी एग्जाम है तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ ही कंबाइंड सारे करंट अफेयर्स एक साथ फटाफट रिवाइज कर लेंगे। पर डिटेल में पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं आपके लिए रोज एक क्लास लाता हूँ। रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जब भी नेशनल पार्क्स, डैम्स, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको याद रखनी है चीजें, टाइगर रिजर्व, तो डायरेक्टली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स जो उस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको बता देता हूं। तो अभी फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल पार्क अगर पूछ ले कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, ओल्डेस्ट, तो आपका जवाब होगा, उसको पहले बोलते थे हेली नेशनल पार्क, HAILEY। अब उसका नाम है भाई जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबको पता है कहाँ है, उत्तराखंड में है। कब इसको चालू किया गया था एज अ नेशनल पार्क? तो 1936 में, 1936 में। चले आगे, ओल्डेस्ट तो बता दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर पूछ ले सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज कौन सा है, तो लार्जेस्ट आपको मैंने कई बार क्लास में बताया हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। लार्जेस्ट के बाद अगर पूछ ले स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? अभी 108 के करीब टोटल नेशनल पार्क हैं अगर 2023 की लिस्ट की बात करूं मैं तो स्मॉलेस्ट में आ जाएगा साउथ बटन। साउथ बटन कहाँ है? ये बटन वाले मैंने आपको कई बार बताया कहाँ है सारे, साउथ बटन, मिडल बटन, नॉर्थ बटन, ये सारे बटन हैं अंडमान निकोबार के अंदर। ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, सिर्फ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? कौन सी झील पे है? लोकटक लेक। लोकटक लेक का है मणिपुर। मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क? केबुल लमजाओ। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, स्टैटिक का पार्ट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं भी आपको जब मौका लगता है क्लास में रिपीट जरूर कराता हूं। अब बात करते हैं इन ऑप्शंस की। देखिए तो सबसे पहले है राजस्थान। तो राजस्थान के नेशनल पार्क में आपको लिखवा देता हूं, जहां से जितने याद हो जाए बेटर है। राजस्थान, राजस्थान के आप नेशनल पार्क एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए डेजर्ट नेशनल पार्क, यहां पे है डेजर्ट नेशनल पार्क, यहां हो गया। नेक्स्ट पे आप लिख सकते हो केओलादियो घाना नेशनल पार्क, केओलादियो घाना नेशनल पार्क। एक आप लिखेंगे मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। फिर बारी आती है रणथंबोर की, तो आपका आंसर हो जाएगा रणथंबोर ही पूछा है ना, राजस्थान, रणथंबोर। फिर सरिस्का। तो ये 5 नेशनल पार्क याद कर लेना, यहां से अगर पूछेगा तो इन्हीं में से पूछता है ज्यादातर। राजस्थान हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या था? गुजरात। तो गुजरात के भी लिख लेते हैं, छोड़ेंगे तो कोई भी नहीं। गुजरात, गुजरात के अंदर है आपका वांसड़ा, VANSDA, वांसड़ा नेशनल पार्क। वहां पे है ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क। सबसे इंपॉर्टेंट गिर नेशनल पार्क, गिर यहां पे है। और कौन सा है? यहां पे है मरीन
गल्फ ऑफ कच्छ, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। तो ये 4 आप गुजरात से याद रख लेना, ठीक है जी। एक और देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको तो डिस्कस करेंगे। असम, असम के अंदर तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार और लिख लीजिए। असम में आप याद रखेंगे दिब्रू साइकोवा, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, अगर आप इवेलुएट करो हर क्वेश्चन के साथ 10-12 क्वेश्चन आप लेके जाते हो, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा ब्लैक बक कहाँ है, एक क्वेश्चन, गिर कहाँ है, दूसरा क्वेश्चन। दिब्रू साइकोवा, ओरांग, नामेरी, मनास, काजीरंगा, बस इतना याद रख लेना। रायमोना भी है खैर यहाँ पे, पर आप ये याद रखेंगे। असम हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या था, वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। तो वेस्ट बंगाल के भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ इधर। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा बार रिपीटेड हुआ है बक्सा, बक्सा टाइगर रिजर्व भी है ये, बक्सा हो गया। और आप याद रख सकते हैं गोरुमारा, गोरुमारा, जल्दा पारा, ये दोनों की राइमिंग से देख लो, मारा पारा एक जैसी है ये, ठीक है। बक्सा, न्योरा वैली, ठीक है जी। 4 बता दिए। एक आप याद रख लेना, हाँ सिंगल लीला भी कई बार पूछता है, सिंगल लीला। और सुंदरबन तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, सबको पता ही है सुंदरबन कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है, बायोस्फीयर रिजर्व ये है, ठीक है। उसके अलावा रामसर साइट सुंदरबन है, तो क्या नहीं है सुंदरबन, ये सामने लिखे हैं आपके। 5 यहां से, 4 यहां से, 9, 5 यहां से 14 और 5 यहां से, कितने 19-20 क्वेश्चन और 3-4 यहाँ बता दिए। तो एक ही से हमने कई सारे नेशनल पार्क एक साथ रिवाइज कर लिए। और मेरे पिछले लेक्चर देखोगे, बाकी स्टेट के भी आप देखोगे, पूरा टॉपिक निपट जाता है। हालांकि टॉपिक वाइज भी मैंने आपको चैप्टर्स इस सीरीज में करवाए हैं, पर मैं सजेस्ट ये करूंगा कि 50th लेक्चर जो है, अभी तक मेरे ख्याल 70 लेक्चर आ गए होंगे, तो 50 से लेकर के 70-75 जितने भी लेक्चर आएंगे सीरीज में, आपको वो देखने हैं अगर एग्जाम सर पे है। अगर एग्जाम में 1-2 महीना टाइम है, जैसे आगे CHSL है या और कोई वनडे एग्जाम है, तो पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखना। अब 1 मिनट और रुक जाओ, आपको मैं एक आपके काम की बात बता दूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा अभिनंदन बैच है, ठीक है। 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी, हमारा स्लोगन था। CGL 2023 के महाआगाज में इसी पेपर को हमने टारगेट किया आपके लिए, और इसके थ्रू जो भी आपके अन्य एग्जाम्स हैं वो भी अपने आप टारगेट हो जाते हैं। ये आपकी पूरी फैकल्टी है, मैंने अपने बारे में बता दिया। जनरल अवेयरनेस मैं कराता हूँ, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर। बात आई इनकी तो साइंस, पूरा का पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके लेक्चर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में 4 प्लेलिस्ट मिलेंगी, ठीक है जी। यहाँ आ गए इंग्लिश वाले सर, पूरा इंग्लिश का कोर्स, नीचे जाइए प्लेलिस्ट देखिए इनकी। और ये हैं रीजनिंग के बेहतरीन टीचर रोहित सर। तो इनसे आप एक बार रीजनिंग पढ़ लोगे तो जिंदगी में शायद, मुझे नहीं लगता दोबारा कभी चाह के भी भूल पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर से और बढ़िया क्वेश्चंस और एक अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे कल हम। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। और हाँ, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है। थैंक यू।